हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। तरलों के यांत्रिक गुण अपने इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके अंदर पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीटली एग्जाम प्रोस्पेक्टिव जो होता है ना, कंपटीशन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से होगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर सबसे पहले आता है इनकी प्रॉपर्टी चेंज करने वाला। ठीक है, जो इनको फ्लो करवाएगा वो क्या चीज है, प्रेशर है, दाब है। ठीक है, दाब के बारे में ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। पी बराबर क्या होता है, एफ बटा ए होता है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी अपने पास न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर होगा वो कैसा लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, है ना, परपेंडिकुलर लगेगा, लंबवत लगेगा। इसकी आप डायमेंशन की बात करो तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस टू होती है फोर्स की, और इसकी हो जाएगी एल टू, तो ये हो जाएगा एम एल वन टी माइनस टू। ठीक है, ये आ गया अपने पास प्रेशर, दाब आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो एक चीज आती है अपने पास डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, ये था आपके पास दाब, यहां आ गया अपने पास अब घनत्व। जो घनत्व होगा आपके पास रो, रो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो जो घनत्व है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी प्रति मीटर क्यूब, ये तो होगी यूनिट। इसके बाद क्या आता है इसकी विमा, तो इसका क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा केजी, मास का केजी नहीं एम, है ना, मास का एम, और वी का हो जाएगा एल क्यूब, तो यूनिट हो गई एम एल माइनस थ्री टी जीरो। ओके, ये भी हमारा रिप्रेजेंट करने का अपने पास क्या है, तरीका है। घनत्व के बाद अपने पास एक आता है दो की आपको घनत्व, एक का आपको याद रखना है। ठीक है, रो वाटर आप याद रखें 10 की पावर 3, ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब। ये है अपने पास नॉर्मल वाटर का, जिसे आप 1000 ऐसे भी याद रख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब। ओके, अब क्या आएगा, रो अपने पास वाटर के बाद क्या आएगा, सी वाटर का। ठीक है, सी वाटर के अंदर और अशुद्धियां होगी समुद्र के पानी के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 1.03 गुणा 10 की घात 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया घनत्व। इसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है। ठीक है, जो आपके पास आपका रो वाटर है उससे कंपेयर करना है सबको। ठीक है, तो जो आएगा आंसर वो रहेगा आपका उस चीज का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व जो अपने पास किसका निकाल रहे हैं हम, रो रिलेटिव, इसे लिखते हैं रो रिलेटिव से, उसका क्या होगा रो अपॉन रो डब्ल्यू, जहां पे रो क्या है अपने पास, जिस चीज का घनत्व निकालना है, अपेक्षिक घनत्व निकालना है उसका घनत्व बटा रो डब्ल्यू क्या है, पानी का घनत्व है, और रो आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व है। तो यहां हम निकाल रहे हैं रो आर सी वाटर का। ठीक है, सी वाटर का, तो ये अपने पास आ जाएगा सी वाटर। ठीक है, सी वाटर वाला, और ये डब्ल्यू, तो ये कितना था 1.013 गुणा 10 की घात 3, और ये कितना 10 की घात 3, तो ये कितना आ गया 1.013। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है पास्कल्स लॉ। अगली हेडिंग हो जाएगी पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल आपके पास कोई लिक्विड होता है, ठीक है, अयान आपके पास कोई लिक्विड होता है, तरल होता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो समान हाइट के ऊपर हैं उनके ऊपर जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कि मान लो यहां अपने पास कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक, इसके सेंटर के अंदर इन ये सारे पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट पे है, सेम हाइट पे है। ठीक है, इसके अंदर सेम हाइट के ऊपर है, तो अपने पास जो वाटर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, या इसको आप ऐसे देखें, इसको आप ऐसे ना बना के ऐसे बनवाएं, रुके ऐसे बनाएं इसको, इस डायग्राम को आप इस तरीके से कुछ बना सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक पॉइंट है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, इनके इन प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो दाब होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट के ऊपर जो दाब है अपना वो समान रहेगा। यही क्या है, पास्कल का नियम है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है गेज दाब, गेज प्रेशर, गेज दाब। इसे आप कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये इसमें देखो कि जैसे अपने पास ये 2 पॉइंट है पानी के अंदर, ये आपका पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर भी एक छोटा अपने पास दूसरा कंटेनर है, जैसे कि मान लो ये है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड भरा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो h है, इस सरफेस के ऊपर दाब आपका P2 रहेगा, इस सरफेस के ऊपर दाब P1 रहेगा। सिंपल सी बात है ना, ऊपर वाले पे कम होगा और नीचे वाले पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर के ऊपर कम कम भार पड़ रहा है, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर नीचे वाले पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो P1 माइनस P2 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एच रहेगा। क्या रहेगा, रो जी एच रहेगा। ठीक है, जहाँ रो क्या है, इसके जो पानी है उसका घनत्व है, समझ रहे हो। P1 माइनस P2 क्या आएगा, रो जी एच आएगा। ये जो आपका दाबांतर है डेल पी, ये कितना आ गया, दाबांतर है ये आ गया रो जी एच। ओके, और इसी तरीके से ये भी देख सकते हो कि यहाँ अगर आपको दाब पता होता या अगर यहाँ आपको दाब पता है कि P2 का मान ये है, तो यहाँ से P1 का मान निकाल लोगे। P1 का मान क्या आ जाएगा, P2 प्लस का रो जी एच। ठीक है, तो और ये दाब का जो अंतर है ना P2 माइनस P1, ये कहलाता है आपके पास गेज दाब। ठीक है, गोज प्रेशर भी इसे कहते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। अगला टॉपिक है अपने पास हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, द्रवस्थितिक विरोधाभास। द्रवस्थितिक विरोधाभास, इसमें क्या है देखो कि अपने पास जैसे कि मान लो कोई ये शेप है, ये नली में पानी बह रहा है, एक ये हाइट हो गई, यहाँ पे ये हाइट हो गई, और यहाँ पे ये हाइट हो गई। इसके अंदर सारे में पानी भर रहा है, बह रहा है इसके अंदर पानी। ठीक है, तो इनके जो ये 3 बिंदु है अपने पास, एक मान लो ए बिंदु है, और एक मान लो यहाँ पे बी बिंदु है, और एक मान लो यहाँ पे सी बिंदु है। ठीक है, 3 बिंदु अपने पास इस तरीके से है। अब इसके ऊपर इसकी हाइट भी h है, इसकी भी h ही है, और तीसरे की भी क्या है, h है। तो ए बी और सी के ऊपर जो है वो दाब क्या होगा, समान होगा पास्कल के नियम से। होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसे ही कहते हैं द्रवस्थितिक विरोधाभास। क्यों, क्योंकि तीनों के ऊपर जो पानी है वो क्या है, अलग अलग है, पर यहाँ जो पानी का प्रेशर आप देख पा रहे हो, पानी का जो प्रेशर देख पा रहे हो, इन तीनों के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे कहते हैं द्रवस्थितिक विरोधाभास। ओके, इसके बाद अपने पास आता है जो वायुमंडलीय दाब है। इस चीज को कैसे लिखते हैं, वायुमंडलीय दाब को लिखते हैं PA। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखने की इसको जरूरत है नहीं, इसको लिखते हैं अपने पास 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है 10 की 5 पास्कल। या तो डायरेक्ट लिख दो, कैलकुलेशन में सीधा ये यूज लोगे। कैलकुलेशन नहीं आई अपने पास, सीधा पूछा है तो ये यूज लोगे, 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। पास्कल है वो दूसरी यूनिट है दाब की, पहली क्या थी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों क्या है, एक ही है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट है, एक अपने पास 1 बार जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, और एक जो एक ATM है वो कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये होता है 76 सेंटीमीटर
Hg का आपने ब्लॉक बना लिया है ना, एक ब्लॉक बनाया, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो दाब लगेगा ना वो कितना होगा, 1 एटीएम लगेगा। ओके, इसके बाद आती है अपने पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट देखो क्या कहती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसे कहती है, अपने पास कि जैसे ठीक है, ये इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, इसका सरफेस ऊपर वाला, ये इसका सरफेस, इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसका जो एरिया है वो A1 है, इसका जो एरिया है वो A2 है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो A1 लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो F2 लग रहा है। ओके, और यहाँ पे आपकी कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी खड़ी है इस तरीके से, उसके टायर हो गए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है पास्कल का नियम, क्या कहता है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर समान होगा, है ना, ये ए पॉइंट मान लो और ये मान लो बी। ठीक है, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा, पास्कल के नियम से सेम हाइट के ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F1 बटा A1 बराबर F2 बटा A2। ठीक है, F2 बटा A2। ओके, आपको क्या देखना है, बी पॉइंट के ऊपर फोर्स देखना है, तो ये क्या आ जाएगा, F2 बराबर F2 बटा A2 था, तो A2 इधर ही चला गया, इधर क्या है F1 और नीचे क्या आ जाएगा A1, है ना, F1 बटा A1। तो यहां से देखो इफ A2 इज ग्रेटर देन A1, या मान लो वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, तो नॉर्मली क्या आ गया, F2 वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या आ गया, F1। इसका मतलब क्या है, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा के भी आपको बहुत सारा फोर्स मिल जाएगा, है ना, यहाँ थोड़ा सा आप फोर्स लगाओगे आपको यहाँ से बहुत सारा फोर्स मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट किसमें काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी काम करता है। हाइड्रोलिक आप चाहे उसको प्रेस कह दो, ठीक है, या आप हाइड्रोलिक ब्रेक कह दो, है ना, थोड़ा सा आप इधर से फोर्स लगाओगे तो वहां आपको ढेर सारा फोर्स दूसरी साइड से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है, आर्किमिडीज का पास्कल के नियम का यांत्रिक उपयोग है ना, यांत्रिक उपयोग, मैकेनिकल यूजेस, है ना, मैकेनिकल यूजेज है ये। अगला पॉइंट है अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने को कहता है यहां पर इसके अंदर आपने कोई डब्बा डाल दिया, है ना, कोई भी पदार्थ डाल दिया लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड के अंदर अगर आप कोई पदार्थ डाल देते हो तो इसके ऊपर है ना, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसे क्या कहते हैं, आर्किमिडीज बल, या बियॉन्ड फोर्स, सॉरी बियॉन्ड फोर्स, या अपना उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है, आपने कोई भी वस्तु इसके अंदर डाल दी तो इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, आर्किमिडीज फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल का मान कितना होता है, वो जो बल लगेगा ये होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, द्रव के भार के बराबर। ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट कितना क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड
बाय ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने आपने जितना, ऑब्जेक्ट की वजह से जितना वाटर या फिर लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो गया ना, उसका भार होगा उसके इक्वल बियॉन्ड फोर्स या उत्प्लवन बल लगेगा। ठीक है, तो ये देखो आप कितना लगेगा, अपथ्रस्ट जिसे बोलते हैं, बियॉन्ड बोल दो या अपथ्रस्ट बोल दो, कितना हो जाएगा। मान लो इसका जो आयतन था वो कितना था, a क्यूब था, और इसका घनत्व मान लो आप रो था, कितना था, रो था। ठीक है, तो भार कितना हो गया, मान लो mg हो गया, और अपने पास रो क्या होता है, m बटा वी, तो m बराबर कितना हो गया, रो इंटू वी, तो ये आ गया रो इंटू वी इंटू जी। रो पानी का घनत्व है, आयतन जो वस्तु है ये अपने इक्वली तो आयतन हटाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a क्यूब इंटू जी। तो जो आपका अपथ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा रो a क्यूब जी। ओके, इसके इक्वल आपके पास अपथ्रस्ट लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं जो वस्तु थी इसका जो घनत्व था वो क्या था, अपने पास सिग्मा था, और जो पानी था उसका घनत्व अपने पास रो। तो इसका एक्चुअल भार क्या था, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट कितना था वस्तु का, रो सिग्मा a क्यूब जी, ये क्या है, घनत्व इंटू आयतन, तो ये क्या हो गया, भार, वस्तु का भार, एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वास्तविक भार, वस्तु का वास्तविक भार कितना था, भार कितना था, रो नहीं सिग्मा a क्यूब जी था, है ना, mg की वजह से। और अब क्या आ जाएगा अपने पास, इमेजनरी 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 वेट कितना आ जाएगा, इमेजनरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, आभासी भार कितना आ जाएगा। देखो ये भार कहां दिखेगा हमें, नीचे की तरफ, और ये बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो हमें नीचे की तरफ ज्यादा भार कितना दिखेगा, ये माइनस का ये। ठीक है, यहां आप a क्यूब जी ले लो, तो ये आ जाएगा सिग्मा माइनस का रो, क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस का रो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इमेजनरी वेट दिखेगा, इमेजनरी वेट, इसे आप एक्चुअल वेट कह दो। ठीक है, W वेट। इसके बाद एक कंडीशन ये आती है, वो कंडीशन चलो जरूरत नहीं है, वो जब यूज होगी ना तब ले लेंगे, ये बस ये याद रखो, इसको डब्बे में बंद कर दो। केसेस बहुत सारे हो सकते हैं तो वो बनाने की जरूरत है नहीं। अब एक देखो, अब मान लो कि है ना, जो अपने पास वस्तु थी ना उसका सिर्फ एक्स पार्ट डूबा, जैसे कि मान लो ये वस्तु है, ठीक है, इसका नीचे वाला यहां तक का कौन सी कितना पार्ट डूबा, एक्स पार्ट डूबा। ठीक है, टोटल पार्ट मान लो आप ए है, इसका डूबा कितना पार्ट, एक्स पार्ट, और जो एरिया है वो तो ए है ही। ओके, तो वस्तु कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट कर देगी, वस्तु कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, वस्तु वाटर डिस्प्लेस करेगी एक्स, मतलब एक्स ही हाइट है, इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर नीचे वाले का, और ये क्या आ गया एक्स, तो इतना वॉल्यूम क्या किया, वो डूब चुका है, इतना वॉल्यूम डूबा, इतना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, तो ये आ जाएगा वाटर का अपने पास घनत्व है रो एक्स ए स्क्वायर इंटू जी। इतना क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट लग रहा होगा, ये क्या बना, अपथ्रस्ट बना इस केस के अंदर, ये क्या बन गया, अपथ्रस्ट बन गया। ठीक है, और ये जो अपथ्रस्ट है वस्तु वहां पे बैलेंस है, मतलब ये इतना तो अपथ्रस्ट लग रहा है, और वस्तु का खुद का भार कितना था, वस्तु का भार कितना था, a क्यूब सिग्मा जी, इतना वस्तु का भार था, इतना अपथ्रस्ट लग रहा है। जब वो रुक गई, जब वो आराम से ठीक है इतनी डूबी हुई है, उसका मतलब क्या है, अपथ्रस्ट और जो भार है वो बैलेंस हो गए, है ना, अपथ्रस्ट और भार क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये a क्यूब रो a क्यूब सिग्मा गुणा जी बराबर आ गया a स्क्वायर एक्स रो गुणा जी, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया और g से g गया, तो आपके पास क्या आ गया, रो बटा सिग्मा बटा रो बराबर आ गया x बटा a। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण।
समतुल्य समीकरण, ठीक है। ये अपने पास कोई पाइप है, ठीक है, जिससे आपका जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका वेग इधर से जब ये जा रहा है तो इसका वेग V1 है, इधर से जब ये जा रहा है तो इसका वेग जो है वो V2 है, ठीक है। इधर A1 एरिया, V1 वेग, A2 एरिया, V2 वेग, ठीक है। और यहाँ पानी जा रहा है, ठीक है। यहाँ नियम क्या लगता है कि एकांक समय में बहने वाला पानी का जो आयतन है ना वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। क्या लगता है कि वाटर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। कि एकांक समय में बहने वाला जो आयतन है पानी का वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A1 V1 बराबर आ जाएगा A2 V2, ठीक है। ये क्या था, आयतन बटा टाइम ही तो बना, A1 V1, ठीक है। ये आ गया A2 V2। ये अपने पास क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, जिसे आप AV भी लिख सकते हो। ये क्या कह रही है, अगर एरिया बढ़ेगा तो वो V घट जाएगा, वेग घट जाएगा, अगर एरिया घटेगा तो जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा। आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, जब अपने गाड़ी धोते हैं, बाइक धोते हैं, तो जो पानी की नली होती है उसको आगे से थोड़ा सा पिचका देते हैं, उससे क्या होगा, एरिया घट गया तो जो वेग आ रहा था, जिस वेग से पानी आ रहा था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद अपने पास आती है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय, देखो बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय जानने से पहले याद रखो, जो यहाँ पे वाटर माना गया है ना वो कैसा माना गया है, असंपीड्य। जो पीछे वाला भी एक दो सूत्र तुम्हें लिखा है वहां पे असंपीड्य है होना चाहिए, और अपने पास असयान, ठीक है। श्यान को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स, तो अनविस्कस, ठीक है, अनविस्कस होना चाहिए, और अनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, अनकॉम्प्रेसिबल और अनविस्कस आपके पास लिक्विड होना चाहिए, उसी के ऊपर ये सारे नियम लागू होते हैं। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि मान लो इस पाइप से आपके पास वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, इसकी जो हाइट है वो H1 है, इसकी जो हाइट है वो H2 है, यहाँ जो वेग है वो V1 है, यहाँ जो वेग है V2 है, यहाँ दाब है वो P1 है, यहाँ दाब है वो V2 है, घनत्व तो दोनों के लिए सेम रहेगा ही, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु के ऊपर जब ये फ्लो कर रहा है ना, इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है ना। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब इसके अंदर तीन तरीके की ऊर्जाएं आती है, एक आती है दाब ऊर्जा, ठीक है, एक आती है दाब ऊर्जा P1, P आती है, एक आती है गतिज ऊर्जा एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर, एक आती है स्थितिज ऊर्जा रो जी एच। ये तीनों मिला के क्या रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। जब P क्या है, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, ये क्या है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। अब 2 पॉइंट पे लिखना चाहो आप इनको, तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो 1 V1 स्क्वायर, रो तो सेम ही है दोनों का, तो रो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, घन तो सेम ही रहेगा, घन ऐसा तो है नहीं कि घन तो ही चेंज हो जाए, प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मान लो, 2 मान लो, जो भी आपको मानना है मान सकते हो आप। ओके, इसके बाद आता है इसकी एप्लीकेशन क्या है, बर्नौली थ्योरम के, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, पहला आपके पास आ रहा है इसके अंदर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स,
स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, ये क्या कहता है अपने पास, देखो ये बात कहता है कि आपके पास मान लो ये कोई पात्र है, ठीक है, और ये कितनी हाइट पे है, h इसकी टोटल लंबाई है, इससे h गहराई के ऊपर मान लो इस बिंदु के ऊपर क्या है, कोई छेद बना दिया जिससे क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कोई छेद बना दिया जिससे पानी बह रहा है, ठीक है, तो इस बिंदु से बहने वाले पानी का वेग कितना होगा वो आपको निकालना है। इसको आप निकाल सकते हो बर्नौली प्रमेय की सहायता से, ठीक है। इसके अंदर आप 2 पॉइंट लेते हो, एक लेते हो यहाँ पे ए पॉइंट, एक ये पॉइंट जो खुद है वो है बी, ठीक है। तो ए पॉइंट के ऊपर जब पानी नहीं बह रहा था तो बर्नौली प्रमेय लगाओ, क्या रहेगा, P1 PA, ठीक है, प्लस रो, वो तो पानी है ही, VA स्क्वायर 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो GH, तो रो GHA। दूसरा क्या आ जाएगा, PB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB, ये आ जाएगा, ठीक है। लगाओ तो यहाँ पे भी क्या है, ये वायुमंडल के संपर्क में है तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब है, पीबी भी क्या है, वायुमंडल के संपर्क में है, बी पॉइंट खुला है ना तो वायुमंडल के संपर्क में रहेगा, तो फिर यहाँ पे भी वायुमंडलीय दाब है, समझ रहे हो ना। ये क्या है, ये छिद्र निकालने से पहले का दाब, यहाँ पे छिद्र निकालने के दाब बाद यहाँ पे देखो, बाद में यहाँ पे देखो, ठीक है। दोनों क्या है, वायुमंडल के संपर्क में, तो पी ए बराबर क्या होगा, पीबी होगा, जिसको आप वायुमंडलीय दाब PA लिख सकते हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 रो क्या सेम है, यहां से तो पानी चला ही नहीं, स्थिर था, तो V0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां बचा अपने पास, यहां बचा अपने पास रो GH, पूरी की पूरी हाइट है इसके पास L है, तो HA का मान कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, तो रो GL बराबर, ये क्या हो गया, 1/2 रो VB स्क्वायर, VB तो निकालना है, VB स्क्वायर प्लस रो G। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ये L है, ये H है, तो ये आ जाएगा L माइनस का H, ठीक है। रो GL से रो GL चला गया, तो ये आ गया अपने पास 1/2 रो VB स्क्वायर बराबर रो GH बराबर के अंदर रो से रो चला गया, तो VB अपने पास कितना आ गया, √2GH आ गया, √2GH आ गया। याद करो 2GH क्या है अपने पास, √2GH है, किसी वस्तु को आप है ना h हाइट से फेंक रहे हो तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसका वेग कितना होता है, v बराबर √2GH हो जाता है, ठीक है। वही वेग अपने पास यहाँ पे आया √2GH, ठीक है ना। मतलब चाहे h गहराई के ऊपर छेद निकाल दो उससे पानी देख लो, या h हाइट से अपने पास कोई पत्थर फेंक दो उसका वेग देख लो आप, सेम आएगा। ये हो गया एप्लीकेशन इसका अपने पास बर्नौली थ्योरम का। इसी तरीके से अपने पास एक और आता है वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मापी जिसे आप कहते हो। वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मीटर, ठीक है। वेंटूरी मापी क्या कहती है आपको, कि जैसे इस तरीके से कोई पाइप आपके पास यहाँ पे एरिया A1, वेग V1, एरिया A2, वेग V2, ठीक है। और क्या है, बस इस और इस पॉइंट के ऊपर क्या लगाओ, आप लगाओ अपना क्या बोलते हैं बर्नौली थ्योरम, है ना। और दोनों के दोनों धरातल से सेम हाइट पे हैं, ये भी H हाइट पे है और ये भी किस हाइट पे है, H हाइट पे है। लगाओ तो क्या लग जाएगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कट गए, ठीक है। और PA PB में डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, PA माइनस PB बराबर आ गया 1/2 रो कॉमन आ गया, VB स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा, समतुल्य समीकरण लगाओ, क्या होगा, A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। अगर AB है तो AB हो जाएगा। तो यहां से अपने पास जो
ये वी बी है, इसका मान रख दो, वी बी का मान कितना आ जाएगा अगर बी है तो ये आ जाएगा ए वी ए बटा ए बी। ठीक है, रखो मान क्या हो जाएगा 1/2 रो, स्क्वायर कर दो ए का स्क्वायर और वी ए का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस का पी बी। अपने पास वी ए कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी, अपने पास 1/2 रो, वी ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो ए था या A1 था वो बड़ा था, A2 क्या था छोटा था, तो ये चीज क्या हो गई बड़ी होगी ना, ए बड़ा है ए बी छोटा है, तो ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बी। इसका मतलब क्या हुआ पी ए माइनस का पी बी क्या हो गया वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब 0 हो गया है ना, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो पी ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो गया पी बी हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसके पास एक आता है मैग्नेस प्रभाव आता है, वो थोड़ा सा देख लो, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर। मैग्नेस प्रभाव, मैग्नेस प्रभाव, मैग्नेस प्रभाव, मैग्नेस इफेक्ट। ये क्या कहता है कि जैसे आप बॉल को स्पिन कराते हो ना, जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये यहाँ ऐसे आप स्पिन करा रहे हो तो इस साइड की जो लेयर है वो क्या करेगी जल्दी भागेगी, क्या करेगी जल्दी जल्दी भागेगी, इस साइड की धीरे धीरे भागेगी, इस साइड की वेग, इस साइड की लेयर जल्दी जल्दी भागेगी, तो वी का मान इस साइड क्या हो गया बढ़ गया, इस साइड वी का मान हो गया, मतलब प्रेशर का मान इस साइड घट गया। अब प्रेशर का मान इस साइड कम है, प्रेशर क्या इस साइड ज्यादा है, तो क्या लगेगा बल लगेगा अधिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की ओर, और ये बॉल इस साइड के अंदर क्या होने लग जाएगी टर्न होने लग जाएगी। समझ गए हो, पढ़ने के बाद क्या होगी इस साइड में टर्न हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर क्या है कम है। ये कहलाता है अपना मैग्नेस प्रभाव। ठीक है, इसी के तरीके से अपने पास एरोप्लेन का एक आता है कि मान लो ऊपर से शेप ऐसी है और नीचे से शेप कैसी है ऐसी है पंख की। ठीक है, तो देखो हवा जो आएगी उस हवा के पास निश्चित टाइम है ना, टी टाइम के अंदर निकलना है, ऐसा है नहीं यहाँ ज्यादा टाइम लगा सकती है यहाँ कम लगा सकती है, दोनों से इसको टी टाइम में निकलना है। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस जो है वो कम है, तो डिस्टेंस बड़ा टाइम, वेग जो होगा वो क्या होगा यहाँ कम होगा, यहाँ वेग क्या होगा ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ वेग क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, यहाँ वेग कम रहेगा। ओके, तो जहां वेग ज्यादा है वहां प्रेशर क्या रहेगा, वहां प्रेशर कम, और जहां वेग कम है वहां प्रेशर ज्यादा, तो फोर्स कहां लगेगा इस साइड फोर्स लगेगा, और जो हवाई जहाज आपका कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। अभी वेग वाला रिलेशन में कहां से लाया हूं, यहां से देखो, अगर ये दोनों सेम हाइट पे हो, लगभग सेम हाइट पे थे दोनों, ठीक है, तो अगर वेग कम करोगे तो पी को क्या होना पड़ेगा ज्यादा, और वेग ज्यादा करोगे तो इसको क्या होना पड़ेगा कम। समझ गए कि जब वेग ज्यादा होगा, अब इस एस रिलेशन को ऐसे समझो, एरिया ज्यादा है तो वेग क्या होगा कम होगा, जहां वेग कम है वहां दाब क्या होगा अधिक होगा। ये रिलेशन आप याद रखो। ठीक है, तो ये आपका, इसको आप बोल सकते हो एयरक्राफ्ट प्रिंसिपल, एयरक्राफ्ट प्रिंसिपल। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता। ठीक है, श्यानता क्या होती है, देखो कि जो पानी है लिक्विड है वो लेयर्स के रूप में बहता है। ठीक है, ये लेयर्स के रूप में अपना बह रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो आपका वेग है वो क्या है ग्रेडियंट के रूप में है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप जा रहे हो वेग ग्रेडियंट के रूप में बढ़ रहा है, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बटा डी एक्स के रूप में ये बढ़ रहा है। ओके, जो प्रत्येक लेयर है इसका क्षेत्रफल कितना है, प्रत्येक लेयर का क्षेत्रफल कितना है ए है। ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में जैसे पानी इधर बह रहा है ना, तो इसको रोकने वाला एक फोर्स लगता है प्रत्येक लेयर के साथ साथ, वो फोर्स जो होता है ना वो इसके क्षेत्रफल के समानुपाती, क्षेत्रफल के समानुपाती तथा वेग ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। वेग ग्रेडियंट मतलब वेग में चेंज हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, जेड भी ले सकते हो एक्स भी ले सकते हो, मैंने एक्स लिया है। एक्स दिशा के अंदर जो वेग है वो ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर वाली लेयर का वेग क्या है ज्यादा है, नीचे वाली लेयर क्या है स्थिर है। ठीक है, ऊपर वाली का ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा वेग हो जाएगा, तो डीवी बटा डी एक्स समानुपाती होता है। समानुपाती निशान हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा माइनस का नीटा डीवी बटा डी एक्स। ये जो नीटा है ना ये क्या कहलाता है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कांस्टेंट,
ठीक है, श्यानता गुणा कहलाता है। अब नीटा की आप वीमा वगैरह सब निकाल सकते हो, और जो अपने पास नीटा है ना, ये नीटा ही अपने पास रहेगा एक सेकंड रुको, ठीक है, जो आपके पास नीटा है ना यहाँ पे, ये क्या है, श्यानता गुणांक है। इसकी डायमेंशन सूत्र सब निकाल लो, तो नीटा का मात्रक, इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या आ जाएगी, नीटा बराबर क्या आ गया, एफ बटा ए, एफ बटा ए, और ये डीवी बटा डीएक्स। तो एफ क्या है, न्यूटन, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, डीएक्स का क्या है मीटर, और वेग का इसका क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर गया, क्या बना ये बना न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है पास्कल, तो ये हो जाएगा पास्कल गुणा सेकंड अपने पास। ओके, और इसका एक छोटा, इसका एक नया नाम भी है इसी चीज का, ठीक है, कि एक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर जो है, इसका एक नया नाम क्या है, इसका नया नाम है 1 पोइजूली, 1 पोइजूली। ठीक है, एक पोइजूली, एक पोइजूली। यहां से एक चीज थोड़ी सी आप और देखो कि जो अपने पास जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, लिक्विड की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये बात किसकी हो रही है, लिक्विड की हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि यही बात आप किसकी करो, गैस की करो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर के अंदर दोनों में सेम होगा। प्रेशर की बात करो तो लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो नीटा बढ़ जाएगा, गैस के अंदर भी प्रेशर बढ़ाओगे तो नीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप स्पेस कम कर रहे हो, है ना, तो प्रतिरोध बढ़ेगा दोनों के अंदर। तो प्रेशर दोनों, विस्कोसिटी जिसे आप कहते हो, नीटा दोनों के अंदर ही बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, देखो स्टोक्स का सूत्र, स्टोक्स लॉ कहता है कि कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, उसके अंदर कोई गोला है ना, वो जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो, ठीक है, ये लिक्विड है और ये जो गोला है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस गोले पे ऊपर की तरफ एक जो बल लगेगा, ड्रैग फोर्स लगता है ना, ड्रैग फोर्स लगता है, वो बल लगेगा, वो कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है ना, प्रतिरोध होगा या नहीं होगा, उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उस गोले को, सिंपल सी बात है, करना पड़ेगा। तो जो प्रतिरोध है ना वो कितना होगा, -6 पाई नीटा आरवी, कितना होगा, -6 पाई नीटा आरवी है। यहां पे एफ तो क्या हो गया, ठीक है, प्रतिरोधी बल कह दो आप, या इसको कह दो ड्रैग फोर्स कह दो, ड्रैग फोर्स। ठीक है, ड्रैग फोर्स है। नीटा क्या हो गया, द्रव की श्यानता, कि आपका जो द्रव है उसकी श्यानता कितनी है, श्यानता किसकी, द्रव की। ठीक है, आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फेयर, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फेयर, है ना, और जो स्मॉल वी है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्फेयर, जो स्फेयर है किसी वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्फेयर की जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो जाएगा उतना ही ज्यादा उसको प्रतिरोधी बल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आता है टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। सीमांत वेग देखो क्या होता है कि अपने पास कोई लिक्विड है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो गोला है इसके अंदर कोई गोला है वो जा रहा है नीचे की तरफ, है ना, तो वो एक लास्ट के अंदर जाते 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 एक निश्चित वेग वीटी से गति करने लग जाएगा, वो वीटी ही अपने को निकालना है। ठीक है, ये सीमांत वेग निकलेगा कैसा, इसका भी देख लो। अब यहाँ 3 फोर्स लगेंगे, नीचे की तरफ तो इसके भार के कारण बल लगेगा, ठीक है,
ऊपर की तरफ लगेगा ड्रैग फोर्स, जो अपन ने अभी भी देखा था, ठीक है, और ऊपर की तरफ ही क्या लगेगा, उत्प्लावन बल, ठीक है ना। जो आपका ड्रैग फोर्स है वो किसकी वजह से आता है, श्यान की वजह से आता है, आप इसको कह सकते हैं श्यान बल, क्या ये श्यान बल है, ठीक है, विस्कस फोर्स ड्रैग फोर्स ये श्यान बल है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ काम क्या करेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, नीचे जा रहा है तो उसको जाने नहीं देगा, विस्कस फोर्स काम करेगा, है ना, ड्रैग फोर्स काम करेगा, श्यान बल काम करेगा, और ऊपर की तरफ ये नीचे जा रहा है तो इस ऊपर की तरफ धक्का भी देगा इसको, तो उत्प्लावन बल भी कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जबकि नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ भार के कारण बल लगेगा, ठीक है। तो जब ये निश्चित वेग से गति कर रहा है त्वरण क्या हो गया, जीरो, दोनों बल क्या हो जाएंगे, कुल बल हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। नीचे की तरफ जा रहा है, वीटी क्या हो गया, कांस्टेंट, अंतिम में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, त्वरण कितना हो गया, जीरो, तो कुल जो फोर्स होगा एम ए वेक्टर एफ टोटल वो कितना हो गया, जीरो, एफ टोटल जीरो, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला बल एफ अप बराबर क्या हो जाएगा, एफ डाउन, नीचे की तरफ लगने वाला बल और ऊपर की तरफ लगने वाला बल क्या हो गए, बराबर हो गए। मान लो कि जो ये लिक्विड है इसका घनत्व कितना है, सिग्मा है, और जो गोला है इसका घनत्व वो कितना है, रो है, आप ऐसे मान के चलो। तो अप बराबर डाउन करो इस चीज को, तो ये कितना आ जाएगा, अप डाउन जब आप इक्वल करोगे तो ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो है ड्रैग फोर्स लिख दो, कितना हो जाएगा 6 पाई नीटा, इसकी रेडियस आपने कितनी ली है, ए ली है, ठीक है, ए मान लो आप, इसकी रेडियस मान लो आप इस गोले की ए, 6 पाई नीटा ए वी, ये लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी से गति कर रहा है लास्ट के अंदर, तो वेग हो गया इसका वीटी, प्लस ऊपर की तरफ और क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल क्या आएगा, पानी कितना हटाया, अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा, हटाया गए पानी का घनत्व कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा इंटू उसका आयतन क्या हो गया, हटाए गए पानी का भार इंटू जी, बराबर जो गोला जा रहा है ना उसका घनत्व है रो इंटू उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन गया एम इंटू जी, ये दोनों चीज बराबर है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास अब वीटी क्या आ जाएगा, वीटी आ जाएगा 2/9 नीटा और ए स्क्वायर जी रो माइनस का सिग्मा, ये आ गया आपके पास अंतिम वेग की वीटी बराबर 2/9 नीटा ए स्क्वायर जी रो माइनस का सिग्मा। यहां रो क्या है, रो सिंपल सी बात है भारी वस्तु का घनत्व है, भारी क्या है, गोला है, ठीक है, तो और जो सिग्मा है अपने पास वो क्या है, द्रव का या तरल का जिसके अंदर वो गोला जा रहा है उसका घनत्व है, ए क्या है, गोले की त्रिज्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और नीटा क्या है, श्यानता गुणांक है, किसका, द्रव का। ओके, इसके बाद अपने पास यहां से आप चीज देख सकते हो, ये जो ए होगा त्रिज्या होगी उसके समानुपाती होगा, और जो घर्षण क्या बोलते हैं श्यानता गुणांक नीटा है उसके व्युत्क्रमणानुपाती होगा। इसके बाद अपने पास आता है स्टेडी फ्लो, द्रव का प्रवाह, स्टेडी, देखो पर फ्लो जो है ना, वाटर का फ्लो जो है अपने पास ये दो तरीके का होता है, जो फ्लो है अपने पास वाटर का वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, और एक होता है लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो, जिसे आप इसे कहते हो धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह है, और ये अपने पास होता है लेमिनर फ्लो ही कहते हैं इसको, टर्बुलेंस फ्लो, ये होता है टर्बुलेंस फ्लो। एक मिनट रुको, जो स्टेडी फ्लो होता है ना, स्टेडी फ्लो स्थितिक जो प्रवाह हो रहा होता है, जैसे नदी का पानी भर रहा है ऐसा कुछ बह रहा है, तो वो दो तरीके का होता है, एक होता है अपने पास स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, दूसरा होता है अपने पास टर्बुलेंस फ्लो, ठीक है, ये है धारा रेखीय प्रवाह, और ये है अपने पास विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंस फ्लो, और दूसरा है स्ट्रीमलाइन फ्लो धारा रेखीय प्रवाह। इसमें क्या है कि जैसे अपना पानी बह रहा है तो प्रत्येक इस कोई बिंदु मान लो, इसके ऊपर ये पानी गया, ये फिर पानी की बूंद गई, फिर पानी की बूंद गई, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि प्रत्येक बिंदु से, मान लो ये कोई बिंदु है ना, इससे गुजरने वाला प्रत्येक पानी की जो बूंद है ना वो सेम पाथ फॉलो करेगी, समझ रहे हो ना, कि इस पॉइंट से जो भी गुजरेगी वो सेम पाथ फॉलो करेगी। इस चीज को आप लिख लेना, किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक पार्टिकल है वो सेम पाथ फॉलो करेगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर
ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें भंवर से बन जाते हैं पानी के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, यहां क्या होगा, एवरी पार्टिकल गोइंग थ्रू द सेम पॉइंट विल फॉलो सेम पाथ, ठीक है। धारा के प्रवाह में क्या हो जाएगा, एवरी पार्टिकल गोइंग फ्रॉम सेम पॉइंट विल फॉलो सेम पाथ, जबकि विशुद्ध प्रवाह के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, एक अपने पास क्रांतिक वेलोसिटी होती है, सॉरी टर्मिनल नहीं होती, क्रांतिक वेलोसिटी होती है। उससे ज्यादा वेग पे अगर जाएगा तो ये अपने पास विक्षुब्ध प्रवाह शो करेगा, विक्षुब्ध प्रवाह शो करेगा। उससे कम वेग पे रहेगा तो ये अपने पास धारा रेखीय प्रवाह शो करेगा, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो धारा रेखीय प्रवाह है और विक्षुब्ध प्रवाह है, इसको अपने रेनॉल्ड्स नंबर से डिफाइन किया गया है। किससे, रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये जो नंबर आता है देखो, ये है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर या रेनॉल्ड्स संख्या जो है ये RE से इसको लिखते हैं। इसका मान होता है रो वी डी बटा नीटा। यहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी किसकी, वाटर की। D क्या है, डायमीटर किसका, नली का। रो क्या है, घनत्व किसका, पानी का। और नीटा जो है वो क्या है, श्यानता गुणांक, ठीक है। तो जब आपका RE का मान है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, RE का मान कम है किससे, 1000 से, और RE का मान क्या है, 1000 और 2000 के बीच में है। तीसरा हो गया जो RE है, इसका मान क्या है, बड़ा है किससे, 2000 से। तो इस केस में क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा, टर्बुलेंस फ्लो। यहां क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और यहां क्या होगा, अनस्टेडी, अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो मतलब अस्थिर रहेगा, हो सकता है स्ट्रीमलाइन हो पहले और फिर उससे बदल जाए किसमें, टर्बुलेंस में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, कि स्ट्रीमलाइन से कहां बदल जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो के अंदर ही बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। एनर्जी, पृष्ठ तनाव व पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा क्या है, किसी भी द्रव के पृष्ठ केंद्र वृद्धि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उस पे काम करना पड़ेगा। जो काम आप करोगे वो उसकी पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। कि किसी भी लिक्विड की सरफेस के अंदर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जो काम आप करोगे वो उसकी सरफेस एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव क्या आता है, पृष्ठ तनाव ये होता है कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी क्या है, लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है कोई ग्लास के अंदर, ठीक है। तो यहां अगर आप एक इमेजिनरी लाइन खींच दो तो एकांक लंबाई के ऊपर जो बल लगेगा, एकांक लंबाई के ऊपर जो बल लगेगा वो आपका क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। मात्रा की बात करोगे तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, यूनिट की बात करोगे तो, यूनिट नहीं डायमेंशन की बात करोगे तो बल की होती है mlt-2 बटा L, तो ये बन जाएगा mt-2, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा। तो जो पृष्ठ तनाव वो क्या होता है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल जो है वो क्या है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो सरफेस एनर्जी है, इसके साथ भी एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है, एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो आपका सरफेस टेंशन कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसे अपने S से भी लिखते हैं सरफेस टेंशन, या फिर T टेंशन से भी लिखते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल या एकांक क्षेत्रफल की जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा क्या कहलाती है, अपने पास पृष्ठ तनाव कहलाती है। अब इसके अंदर अपने पास एक एक्सपेरिमेंट आता है, आपको याद हो तो, सॉ फिल्म वाला, ठीक है। कि ये सॉ फिल्म है और इसको आप इधर क्या कर रहे हो, सेंड करते हो, ठीक है ना। इस वायर को आप इधर उधर मूव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जो पृष्ठ तनाव होता है इसकी लंबाई L है, तो ये कितना आता है, F/2L आता है, ठीक है। कि आपने F फोर्स लगाया इसको मूव करने के लिए, यहाँ फिल्म बनी हुई है, ठीक है, तो ये इसको खींचेगी। आपने इसको रोकने के लिए, इधर खींचने के लिए F फोर्स लगाया, तो F/2L आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। यहाँ 2L क्यों आया, क्योंकि ये जो वायर होगा ना यहाँ पे, इस पे दो लेयर होगी, एक तो इस साइड से एक इस साइड से, तो प्रभावी लंबाई कितनी होगी, 2L होगी, तो ये आएगा F/2L। इससे आप ध्यान रखें। और अगर आप ताप क्या करते हो, बढ़ाते हो,
ठीक है ना। जैसे आप ऐसे याद रखो, शहद है, शहद के अंदर अगर आप हाथ डालना चाहो तो आपको थोड़ा जोर आएगा, है ना, पानी में उतना जोर नहीं आएगा। तो वो चीज क्या है, उसका प्रश्न तनाव है। समझ पा रहे हो आप कि जो लिक्विड है उसकी सरफेस को चीर करके अंदर जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो वो आपका थोड़ा सा प्रश्न तनाव से क्या करता है, रिलेट करता है। अगर आप तापमान बढ़ा दो तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, द्रव होगा वो गैस में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर तापमान बढ़ाते हो तो जो सरफेस टेंशन है, जिसे मैं एस से लिखता हूं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। और इसके आप एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो कि प्रत्येक वस्तु है ना, प्रत्येक चीज जो है वो अपनी ऊर्जा क्या करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है। पृष्ठीय ऊर्जा क्या करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है, स्थायित्व की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसको क्या करना चाहेगी, मिनिमम करना चाहेगी। पृष्ठीय ऊर्जा क्या करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है। और इसी के लिए पृष्ठीय ऊर्जा मिनिमम करनी है तो पृष्ठ तनाव क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो बारिश की जो बूंद है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, गोलाकार बूंद बनती है। जो सोप बबल होगा वो भी कैसा बनेगा, सोप बबल जो होगा आपके पास वो भी कैसा होगा, सोप बबल होगा, वो भी कैसा होगा, अपने पास स्फेरिकल होगा। ओके, यहां आप अभी एक चीज ये ध्यान रखें कि किसी वस्तु के अंदर पृष्ठ तनाव है वो क्या है, टी है। किसी वस्तु के अंदर पृष्ठ तनाव क्या है, वो क्या है, टी है। और उसको आपको उसके एरिया के अंदर डेल ए वर्दी करनी है। पहले A1 था, अब A2 करना है, डेल ए वर्दी करनी है। तो यहां कुल जो कार्य कितना करना पड़ेगा, W करना पड़ेगा। ठीक है, W बराबर टी इंटू का डेल ए, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। ये किया गया कार्य उसकी पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। U बराबर W बराबर टी गुणा डेल ए। ठीक है, टी क्या है, सरफेस टेंशन है, जिसे आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस डेल ए, जहां डेल ए क्या है, एरिया में चेंज है, और जो एस है आपका वो है पृष्ठ तनाव। ओके, अब बात करते हैं इसी को लेकर के, ड्रॉप एंड बबल। ड्रॉप है और बबल है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, आपका जो बूंद और बुलबुला है, ठीक है, पहले जब अपने बूंद की बात करते हैं, ये जो बूंद है इसके अंदर एक प्रेशर एक्सेस होता है, अंदर लिक्विड रहेगा बूंद के। तो ठीक है, यहां इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल दाब है, अंदर की साइड जो है। ठीक है, ये आउटसाइड का अपने पास प्रेशर है। ये दाबांतर होता है पी आई माइनस का पी नॉट। ये कितना होता है, ये होता है अपने पास 2s बटा आर। यहाँ आर क्या है, रेडियस है, एस क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो दाबांतर कितना होता है बूंद के केस में, पी आई माइनस पी नॉट बराबर 2s बटा आर। और यही जब अपने बात करते हैं बुलबुले की, तो बुलबुले के अंदर कितनी सरफेस है, इसके अंदर तो सिर्फ एक है बार वाली, इसके अंदर दो सरफेस, अंदर वाली भी बार वाली भी। तो इसके अंदर जो बुलबुले के अंदर पी आई पी ओ, ठीक है, पी आई माइनस का पी ओ, इंटरनल माइनस का आउटसाइड वाला जो प्रेशर है, जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 4s बटा आर आएगा। ठीक, उससे कितना आ जाएगा, डबल आ जाएगा। जहां एस क्या है, सरफेस टेंशन है, आप चाहो तो इसको सरफेस टेंशन को टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। ओके, इसके बाद अपने पास आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श कोण। यहां तक अपने ऑलमोस्ट जो सारी चीजें थी वो कवर हो गई है। अब 5 मिनट का खेल और बचा है, जिसके अंदर अपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये तो व्हाइट मार्कर बन गया जो आपको दिखेगा नहीं। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो किस तरीके का होगा कि मान लो ये बूंद आ गई, हो सकता है ये बूंद इसकी सरफेस के ऊपर गोलाकार रहती है, देखा होगा आपने, अगर पारा डाल दो ना तो वो गोलाकार हो जाता है सरफेस के ऊपर, कांच की स्लाइड के ऊपर। और हो सकता पानी की बूंद डालोगे वो ऐसी रहेगी। अब इस लिक्विड को कवर करते हुए जो एंगल बनेगा, इस लिक्विड को जो कवर करते हुए जो एंगल बनेगा ना, वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लिक्विड को कवर करते हुए जो एंगल बनेगा ना, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्पर्श कोण है। अब ये 90 से छोटा भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा क्या है, 90 से कम है, यहाँ थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है, तो जो आपका एंगल है वो अपने पास थीटा कैन बी ग्रेटर देन 0 और थीटा कैन बी लेस देन 90। ठीक है, ये एंगल है एक्यूट और ये है ऑब्ट्यूज। ठीक है, एक्यूट का मतलब न्यून कोण, ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण। अब देखो, अब ये चिपक गया, जाकर के सतह से चिपक गया, तो ये सतह को क्या करेगा, गीला करेगा। ये क्या करेगा, सतह को गीला करेगा, और जबकि ये सतह को गीला नहीं करेगा। ठीक है ना। अब देखो, जाकर के इसने गीला कर दिया, इसका मतलब क्या था,
इसका मतलब अपने पास ये था कि जो पानी की बूंद है ना वो इस कांच से चिपकना चाहती थी। दो बल होते हैं, एक मेरे पास, एक तो होता है आसंजक बल, आसंजक बल, एक होता है सहसंजक बल, सहसंजक बल। जो सहसंजक बल होता है इसे कहते हैं अपने कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। जबकि ये दूसरा वाला इसको बोलते हैं एडेसिव, एडेसिव। गूंद नहीं आता, गूंद फेविकॉल, एडेसिव फोर्स, उनको एडेसिव कहते हैं, है ना। आसंजक बल, आसंजक बल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें है ना उनके बीच में फोर्स लगेगा, डिफरेंट, आप इसको क्या बोलोगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होंगी ना, डिफरेंट सरफेस कह दो आप, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। सहसंजक में क्या होगा, सेम सरफेस होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेज है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इनमें जब आकर्षण है, पानी अलग है, सरफेस अलग है, अलग अलग है ना, फिर भी इनमें आकर्षण है, ये इसको चिपक गई है ना। तो यहां जो आसंजक बल है आपका, आसंजक बल जो एडेसिव फोर्स है वो ज्यादा है किससे, सहसंजक से। तो अगर ऐसा होगा कि आसंजक सहसंजक से ज्यादा है तो कोण क्या बनेगा, 90 से कम बनेगा और ये सरफेस को गीला कर देगा। यहां क्या है, यहां सहसंजक, पानी पानी से चिपका रहना चाहता है, पानी पानी से चिपका रहना चाहता था, ये बूंदे फैली नहीं, खुद से चिपके रहना चाहती थी। तो यहां जो सहसंजक था अपने पास, कोहेसिव फोर्स जो था वो ज्यादा था एडेसिव से, है ना, आसंजक बल से। तो ये दोनों केस भी आप ध्यान रखोगे। अब यही सेम चीज आती है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अपने पास कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, केस नली, ये नली है, ठीक है, यहां ये भी नली है। केस नली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है वो बाल के इक्वल होता है। तो ये ऐसा भी बना सकती है सरफेस और ये सरफेस ऐसा भी बना सकती है। यहां पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है, यहां पे क्या है, लिक्विड है। अब देखो ये लिक्विड इससे चिपक गया, ये लिक्विड इससे चिपक गया, ठीक है। तो ये जो कोण बनाओ पानी को लेते हुए, ये जो कोण बनेगा आपके पास, ये कौन सा कोण है, कैसा बन गया, ये स्पर्श कोण है, ये कितना बन गया, थीटा इज लेस देन 0। तो सेम की सेम ऊपर वाली कंडीशन, यहां क्या बन गया, थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसको कवर करते हुए जो एंगल बनेगा अंदर की तरफ से, ये क्या बन गया, ग्रेटर देन 90, और ये क्या बन गया, लेस देन 90। जब लेस देन 90 था तो आप याद करो क्या था, आसंजक ज्यादा था। आसंजक ही तो ज्यादा है कि जो पानी है उस तरह से चिपकना जाता है, मतलब आसंजक क्या है, ज्यादा है किससे, सहसंजक से। एडेसिव जो है वो ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है, ठीक है, कोहेसिव ज्यादा है। तभी जो पानी है वो पानी से चिपका रहा, खुद से ही चिपक रहा है, ये सरफेस को जाके चिपक नहीं रहा। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, कैपे एल है ये, ठीक है, कैपिलरी राइज। हिंदी में लिख लो, केशिका नली में पानी का चढ़ना, केशिका नली में पानी का चढ़ना, ठीक है। ये क्या कहती है, देखो ये कुछ इस तरीके से अपने पास कि ये पानी भरा हुआ था, ठीक है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये सी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है। तीनों के ऊपर जो दाब होगा वो समान होगा पास्कल के नियम से। अब यहाँ पे आपने कोई केशिका नली इसके अंदर डाल दी, ऐसे डुबो दी, है ना, और जो केशिका नली है इसमें पानी जो आपका एच हाइट तक चला गया, कितनी हाइट तक चला गया, एच हाइट तक चला गया। इस नली की जो त्रिज्या है, नली की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है, और यहाँ क्या बन गया, एक सरफेस बन जाएगी। इस सरफेस की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है, समझ रहे हो। आर क्या है, नली की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ट्यूब, नली की त्रिज्या रेडियस ऑफ ट्यूब। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सरफेस, रेडियस ऑफ कर्व कह दो आप या कह दो सरफेस, है ना, जो कर्व बन रहा है ना उसकी त्रिज्या है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, जो एक्यूस्ट या जो भी एंगल बन रहा है अपना, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो जो हाइट होगी ना वो एच कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी अपने पास 2s बटा रो जी आर कोस थीटा, ठीक है। जो आर क्या है अपने पास, ये है नली की त्रिज्या, नली की त्रिज्या, रो क्या है, पानी का घनत्व है, एस क्या है, प्रस्थ तनाव, थीटा क्या है अपने पास, जो कोण बना था वो वाला, ठीक है। जो आर था अपने पास स्मॉल आर, मतलब सीधा सरफेस, और जो गोला बन रहा था इधर ऐसे, उनके बीच का कोण है अपने पास, ओके। इसके एग्जांपल क्या है, पानी से, पानी क्या है, धरती से पेड़ के अंदर चला जाता है ना ऊपर धीरे धीरे, यही है मार्कर के अंदर साई भी इसी वजह से जा रही है, आगे की निप के अंदर साई इसी वजह से जाती है। और जो दिया जलता है उसकी जो
ऊपर वाली क्या बोलते हो आप उसको, क्या बोलोगे, टॉप जो होता है उसका, उस पर ऑयल कैसे चढ़ता है, तेल किसकी वजह से चढ़ता है, इसी की वजह से चढ़ता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास लास्ट जो टॉपिक है वो आता है डिटर्जेंट वाला, कि पानी नहीं, कपड़े नहीं धो पाता। ठीक है, हार्ड वाटर जिसे कहते हैं, डिटर्जेंट एंड वॉशिंग। ठीक है, अपमार्जक और धुलाई। ये कैसे होता है, देखो कि जो पानी है ना वो बॉन्ड नहीं बना पाता किसके साथ, कार्बनिक गंदगी के साथ। ठीक है, जो मेल होता है ना उसमें क्या होगा, ऑयल होगा, ऑयल वगैरह होगा ना, तो इसमें क्या है, कार्बन वाली चेन है। ठीक है, और जबकि ये क्या है, पानी क्या है, पोलर है, तो ये दोनों आपस के अंदर बॉन्ड नहीं बना पाते और धुलाई अच्छे से नहीं होती। जबकि इसके अंदर अपमार्जक आ जाएगा ना, अपमार्जक से क्या होगा, उसका अपमार्जक का एक सिरा क्या होता है, कार्बनिक होता है। कैसा होता है, कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा वाला होता है अकार्बनिक, ध्रुवीय। तो जो अकार्बनिक भाग है ना, इससे बंद कौन बनाएगा, H2O बनाएगा, पोलर साइड जुड़ जाएगी। ठीक है, H2O बनाएगा, इससे बॉन्ड कौन बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा गंदगी। ठीक है, कार्बनिक भाग आप जिसे कहते हो, कार्बनिक या मैल जो है वो गंदगी जो इसके साथ कार्बनिक भाग के साथ निर्माण करेगा। ये क्या है, अपमार्जक साबुन है। अपमार्जक साबुन है, इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब ध्रुवीय, इससे H2 जुड़ गया, और जो कार्बनिक था इससे कार्बनिक मैल जुड़ गया, और इस तरीके से ये अब पानी डालोगे तो ये बाहर आ जाएगी गंदगी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब सरफेस टेंशन की बात करें तो इंप्योरिटीज डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इंप्योरिटीज देखो, इंप्योरिटीज आपके पास दो तरीके की है, एक है सोल्यूबल, एक है इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल, अगर आप सोल्यूबल डालते हो, सोल्यूबल डाल के घुल गई तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, जाडा हो जाएगा ना, जाडा हो जाएगा, थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ गई तो हाथ अगर पानी में हाथ डालोगे तो ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। मतलब सोल्यूबल अगर इंप्योरिटी डालोगे तो परस्थ तनाव जो है, इसको आप S बोल दो या T बोल दो, वो बढ़ जाएगा, और इनसोल्यूबल डालोगे तो परस्थ तनाव आपका घट जाएगा। ठीक है, एक भाग टेम्परेचर का भी है, टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने आपको बता ही दिया, जो परस्थ तनाव हमेशा घटता है। क्यों, क्योंकि वो हल्का हो जाएगा ना पानी। अब जैसे बर्फ है, बर्फ में हाथ नहीं डाल सकते, उसे गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा, अब हाथ आराम से डाल सकते हो, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो गया, कम हो गया। इस तरीके से हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तरलों के यांत्रिक गुण हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर के अंदर अपने इसके न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक बने रहें फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय।